हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे हैं, फैमिली अच्छी होगी और पढ़ाई करते चलते होंगे और नोट्स बनाते चलते होंगे। तो कल हमने साइटोप्लाज्म को देखा था। आज हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखने वाले हैं। सेल ऑर्गेनेल में पहला दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में 5.2.5 में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सबसे पहले तो इसको डिस्कवर्ड किया था केथ आर पोर्टर ने 1945 में। एंडोप्लाज्मिक दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो एंडो, दूसरा रेटिकुलम। एंडो का मीन्स होता है इनर और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। तो सेल के इनसाइड जो नेटवर्किंग फॉर्मिंग एरिया उसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स की तरह दिखती है, राउंड या ऑब्लॉन्ग बैग की तरह दिखती है, वेसाइकल की तरह दिखती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये एक सेल है, तो ये सेल जो है, सेल के अंदर हमको पता है, सेल के बाहर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत बड़ा रोल है कि ये लिपिड और प्रोटीन्स आते कहाँ से हैं। हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि कहाँ से लिपिड, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड और प्रोटीन से बना है। लिपिड की बाई लेयर होती है, प्रोटीन होते हैं, 3 टाइप के प्रोटीन होती हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, इंटीग्रल प्रोटीन होती है, पेरिफेरल प्रोटीन होती है। तो ये प्रोटीन्स आती कहाँ से हैं, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत बड़ा रोल है। तो और उसके बाद सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है जो कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। उसी तरीके से यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो है माइक्रोस्कोप में, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम देखते हैं तो ये इसका अपीयरेंस रफ होता है, थोड़ा भद्दा दिखता है। इसकी वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो रफ क्यों दिखता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे राइबोसोम्स लगे होते हैं इसकी सरफेस पे। और राइबोसोम्स लगे होते हैं तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को बनाना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन मैन्युफैक्चर की साइट है, प्रोटीन को बनाने वाली फैक्ट्री रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और फिर जैसे ही ये प्रोटीन बन जाती है, इनको डिफरेंट लोकेशंस पे भेज दिया जाता है जहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखते हैं। तो ये स्मूथ होती है और यहाँ पे फैट या लिपिड की सिंथेसिस होती है। यहाँ पे क्या बनता है इस फैक्ट्री में, फैट या लिपिड बनता है। एनिमल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जैसे कोई पॉइजन हो गया या फिर कोई ड्रग्स हो गया तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो ये प्रोटीन और ये लिपिड जो बना है, इनका काम क्या होता है, ये प्रोटीन और लिपिड बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो अभी आपने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, अगर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए एक बार, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि हमारी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी है, वो लिपिड और प्रोटीन्स कहाँ से आ रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो जो ये सेल मेम्ब्रेन पे लिपिड और प्रोटीन का मिलना और उनका बनना, मेम्ब्रेन का वापस बनना, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और कुछ प्रोटीन्स होते हैं और लिपिड जिनका काम क्या होता है, एंजाइम की तरह काम करते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में एक लाइन और है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चूंकि इसमें प्रोटीन्स और लिपिड की बायोसिंथेसिस हो रही है, तो ये चैनल की तरह, ये ट्रांसपोर्टर की तरह जो है काम कर सकते हैं। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म। कोई भी मटेरियल बना तो उस मटेरियल को या तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेज देंगे या साइटोप्लाज्म से कोई चीज़ न्यूक्लियस में भेज देंगे। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में कि किस तरीके से ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म से
साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में या न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ये किस तरीके से हो पाता है, उसके बारे में हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाने वाले यहाँ से क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं? क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो हमको पता होना चाहिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहाँ से फैट या लिपिड की सिंथेसिस होती है। और ये जो प्रोटीन और लिपिड हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के, मान लो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो यहाँ पे मान लो प्रोटीन बना कोई या लिपिड बना कोई, तो ये जा करके वापस जो है ये लिपिड मेम्ब्रेन पे लगना शुरू हो जाते हैं, मेम्ब्रेन पे लगेंगे। और ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन मेम्ब्रेन पे जाके हो सकता है चैनल का फॉर्मेशन करें, हो सकता है कि जिससे चीज़ें अंदर बाहर आ जा सकें, या हो सकता है कि ये जो है एज अ रिसेप्टर का काम करें कि सेल के ऊपर जा कर के प्रोटीन क्या करें, रिसेप्टर का काम करते हैं। सेल बाहर जो है सेंस करें कि क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं, अपने इन्वायरमेंट को सेंस करें। तो प्रोटीन्स का काम बहुत सारा हो सकता है, या लिपिड का काम भी मेम्ब्रेन को बनाने के लिए एंजाइम के लिए यूज हो सकता है। प्रोटीन जा कर के चैनल भी बना सकते हैं, रिसेप्टर भी बना सकते हैं, और लिपिड जा कर के मेम्ब्रेन को बना सकते हैं। लिपिड और प्रोटीन दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, आप लोगों को पता है। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, बने भी हैं कई बार एग्जाम्स में, हायर एग्जाम्स में भी कई बार ये क्वेश्चंस बन चुके हैं। नीट वगैरह में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वेयर इज द साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस इन द एनिमल सेल। तो लिपिड की सिंथेसिस कहाँ होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और कई बार क्वेश्चन बना है वेयर इज द साइट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वेयर इज द राइबोसोम्स लोकेटेड। तो राइबोसोम्स जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाए जाते हैं और साइटोसोल में भी पाए जाते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पे ही जो है, जैसे अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो यहीं पे बहुत सारे राइबोसोम्स लगे होते हैं। और राइबोसोम्स ऐसे आटे की चक्की है कि जिसमें एक साइड से आप जो है अमाइनो एसिड को देते हो तो दूसरी साइड से प्रोटीन बन के निकलता है। जिस तरीके से आटे की चक्की में आप गेहूं डालते हो तो आटा निकलता है, उसी तरीके से राइबोसोम्स क्या है, एक तरीके से एक जगह से अमाइनो एसिड को लेते हैं और दूसरी जगह से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग गोल्जी बॉडी को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अपने फ्रेंड्स को भी बुलाएं और सब साथ में मिल के पढ़ाई करते हैं और NCERT को ईजी बनाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।